हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून क्लास। मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी का जीआरसी मास्टर चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। इसका मतलब ये है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच आज हमें पढ़ने वाले हैं रिलेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं क्या है। तो आपका जो पढ़ना है वो ग्रेविटेशन का ये तीसरा लेक्चर है। आप 2 लेक्चर पीछे देख सकते हैं। तीसरा लेक्चर आपको जो सिखाने वाले हैं हम वो कुछ इस प्रकार से है। पहला टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेकेंड है आपका रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड थर्ड थिंग है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपका देखते हैं हम ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी का मतलब आप समझते हैं जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है तो वो फोर्स आपको क्या बताया गया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है तो आप क्या बोलते हैं कि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होती है? देखो, ग्रेविटी वो होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है उस पर एक्सेलरेशन भी होगा और जो एक्सेलरेशन लगता है उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस acceleration in force falling objects and this is known as the acceleration due to gravity। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से फिर छोड़ देते हैं। अचानक से किसी वस्तु को आप ऊपर उठाते हैं एंड फिर छोड़ देते हैं तो अचानक से कहाँ गिर जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसा आपको पता है कि जैसे आप किसी वस्तु को ऐसे छोड़ दिए तो वो आसानी से क्या होती है, नीचे आ जाती है। मतलब इंडिपेंडेंटली रूप से ये देखो, ये इसको छोड़ा जाएगा तो ये इंडिपेंडेंटली नीचे आ जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ऊपर जाने के बाद अपने आप नीचे आ जाती है। उसी को कहते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन जिसको कहते हैं। एंड ये ऑब्जेक्ट अपने आप इंडिपेंडेंट रूप से क्या हो रही है, नीचे आ रही है। इस वजह से कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होता है। उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होकर नीचे आता है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? द फोर्स एक ऐसा बल ऑफ ग्रेविटी, एक ऐसा बल जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्सेलरेशन इन फोर्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो गिरने के बाद उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी वस्तु को आपने ऊपर से छोड़ा और वो नीचे वस्तु आती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है और वही एक्सेलरेशन फोर्स जो होता है वही कहलाता है ग्रेविटी। अब इसमें कहा गया है ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी होती है वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करती है। किसी भी बॉडी की ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। और दूसरा, जबकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए कहा जाता है फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका सेंस क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटी कभी भी आपका मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड थिंग क्या है, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज आपने एक्सेलरेशन पढ़ लिया है तो एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी बताई गई है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट हो रही है तभी उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दैट्स ऑल।
अब इसके बाद क्या है कि वैल्यू आप देखो, जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो कभी कभी 10 हो जाती है। ये जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कुछ प्लेसों पर क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, बिकॉज इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की जो यूनिट होती है, जितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 81 मतलब 81 जो है वो लगभग किसके अप्रॉक्स जा रही है, 100 के अप्रॉक्स जा रही है, इसलिए इसको 10 मान लिया जाता है। तो कहीं कहीं इसको 10 लिखा गया है, तो कहीं कहीं 9.8 लिखा गया है, तो कहीं कहीं 9.81 लिखा गया है। तो आपका मेन टारगेट क्या है कि जी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, तो जी की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप समझते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। कभी कभी हमें ये माइंड में एक थिंक आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो कोई भी आदमी है, ये एक आदमी है, ठीक है, और दूसरा आदमी आपका इसी के जस्ट नीचे है, ठीक है। ये आदमी क्या कर रहा है, एक स्थान पर जा रहा है। अब वो स्थान उसके मामा का घर भी हो सकता है, उसका ससुराल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है, अपने ससुराल जा रहा है, ठीक है। और ससुराल जाने की खुशी तो सभी की होती है, हर एक आदमी को अपने ससुराल जाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही अपने घर से निकलने को पाता है, ये बहुत तेज़ी से फट से क्या होता है, अपने ससुराल पहुंच जाता है। और इसके ससुराल की जो दूरी है, मान लो वो 16 किलोमीटर है, लेकिन ये पहुंचता कितने में है, 30 मिनट्स में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये पहले चलना शुरू किया था, लास्ट तक, जब तक ससुराल में नहीं पहुंच गया, खटिया नहीं पा गया, पानी नहीं पा गया, तब तक ये क्या करा, एक ही स्पीड को मेंटेन बनाए रखा। और जैसे ही ससुराल में पहुंचा, उसके बाद आओ भगत तो होती ही है, तो वो रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया। और ये है उसकी वाइफ। भैया ध्यान से सुनना, ये आदमी कहाँ गया था, ससुराल गया था। क्यों गया था, अपनी बेबी को लाने के लिए, अपनी पत्नी को लाने के लिए, अपने ससुर, देखो वो मायके में थी, उसको ससुराल लाने गया था, तो इसलिए बहुत तेजी से गया है, एकदम मतलब समझ लो एकदम 90 की स्पीड में जा रहा है। 90 की स्पीड में ससुराल पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो अब बारी आती है ससुराल से मायके आने की या मायके से ससुराल आने की। देखो दो लोग हैं, दोनों का अलग अलग है। एक तो अपने मायके आएगा, दूसरा अपने ससुराल आएगी। लड़की ससुराल आ रही है, लड़का मायके आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये लड़का जब अपना ससुराल जा रहा था तो इसने, मैंने कहा, स्पीड चेंज नहीं की, एक ही स्पीड में चलता गया। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी के क्या थी, इक्वल थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जब ये पहुंचा लास्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गया। तो वो उसकी वेलोसिटी अब तो 0 हो जाएगी, बिकॉज वो एक पॉइंट पर रुक गया है। लेकिन इसने शुरू से अंत तक, जहां तक इसने चला हुआ है, मेंटेन की हुई है। असल उसकी वेलोसिटी या स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब ये क्या करता है, जब अपनी वाइफ को लेकर घर आता है, तो अब वाइफ घर आ रही है तो भैया जरूर 100% कोई बर्तन मांजने के लिए बहुत तेजी से नहीं आता है, वो बहुत धीरे धीरे आता है। तो जब भी लड़की अपने ससुराल आती है तो 1 घंटा रोती है एंड फिर बिलखती है, कुछ देर बतियाती है, रुक रुक के आती है। तो इसका मतलब है कि कहीं रास्ते में पानी पिएगी, फिर खाना खाएगी, चाय पिएगी, कॉफ़ी पिएगी, जो कुछ भी होगा तब जाके घर पहुंचेगी। बात समझ में आई। रास्ते में कुछ भी गोलगप्पा दिखाई दिया तो बहुत तेज़ी से वहां तक जाएगी। उसके बाद अगर मान लो फिर उसको याद आ जाती है ससुराल में जाके बर्तन मांजना है, तो वो धीरे धीरे जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि पहले वो बहुत तेज़ी से चलती है, फिर वो थोड़ा कम हो जाती है, उसके बाद उससे भी कम हो जाती है, और भैया जैसे ससुराल पहुंचते समझ लो बेहोश ही हो गई है, एकदम धीरे धीरे चलती है।
कहते नहीं है लोग, भैया ससुराल थोड़ी आए हो, थोड़ा तेज चलो। तो वही चीज है कि पहले इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, फिर धीरे होती है, उससे धीरे, लास्ट में सबसे धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इस लेडीज के स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही इसकी चेंज हो रही है। अगर स्पीड और वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है या वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लेना वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया है। बिकॉज जब भी आप क्या करते हैं, क्या बताते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी किसी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तब हम कहते हैं कि वहां पर बॉडी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ ये किस में है, एक्सेलरेटेड है। तो हम ऐसे ही पहचानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जहां पर वेलोसिटी में आपका परिवर्तन दिखे समझ जाना वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया है। बात समझ में आई। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे गिराने पर वो एक वेलोसिटी से आती रहती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होगी, या हो सकता है सेम वेलोसिटी से नीचे पहुंचे तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। और वही एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। बिकॉज वो वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझाना है जी एंड जी में रिलेशन। एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का है। तो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच का रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले देखिए, मानिए मेरे पास एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको सर्कल बता दिया था, सर्कल क्या होता है या कैसे होता है सर्कल। देखिए तो सर्कल क्या है, ये है एक सर्कल। ठीक है, आपको दिख रहा है ये एक सर्कल मैंने लिया हुआ है। ये सर्कल लिया हुआ है। एक सर्कल ले लिया हमने। अब आप देखते हैं इसका एक सेंटर होता है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है। ये क्या है, इसका सेंटर है। सेंटर तो नहीं लग रहा है, बीच से बाहर चला जा रहा है। ये इसका सेंटर है। ठीक है, एक सर्कल लिया हमने और उसका सेंटर क्या ले लिया, मान लो O है। सेंटर क्या है, O है। ठीक है, ये सेंटर ले लिया। अब आपको पता है सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस तक आपका पता है रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपका रेडियस। इसको मान लो आप क्या है, ये अर्थ है। क्या है, अर्थ है। सेंटर पर कौन रखा हुआ है, अर्थ रखा हुआ या अर्थ स्थित है। अभी इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून। कौन लगाता है, मून चक्कर लगाता है। तो मान लो मून जो है ये क्या है, इसके सरफेस पर है। मून कहाँ है, सरफेस पर है। तो आपका जो अर्थ से मून तक की रेडियस है वो हमने मान लिया आर है। रेडियस कितना मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। और यहाँ पर इसका मास, अर्थ का मास कैपिटल एम मान लिया, जबकि इसका मास स्मॉल एम मान लिया। मून का मास है स्मॉल एम एंड अर्थ का मास है कैपिटल एम। तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आपको भी पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो मून होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मून के पास और अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स होना जरूरी है,
नहीं तो ये क्या होगा, ये इसके सेंटर पर आकर गिर जाएगा। तो इस वजह से इस पे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको फॉर्मूला बताया गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। आपको पता है कि ये क्या होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। बात समझ में आई। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है G इज इक्वल टू, देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच लग रहा है हमने मान लिया वो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली बॉडी है उसका मास हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, पहली बॉडी हमारा क्या था, अर्थ था, और अर्थ का हमने मास क्या अज्यूम कर रखा है, कैपिटल M। इसका मतलब है जो m1 है उसकी वैल्यू कैपिटल M है, दैट्स राइट। एंड दूसरा मास है हमारा किसका, मून का। हमने दूसरी बॉडी कौन सी ली हुई है, मून लिया हुआ है, और मून का मास कितना दिया गया है, m2 इज इक्वल टू स्मॉल m दिया गया है। ठीक है, हम उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम रेडियस भी दिया गया है, तो रेडियस कितना दिया गया है, स्मॉल r, और स्मॉल r किसके इक्वल दिख रहा है आपको, कैपिटल R के बीच दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पहली बॉडी थी मैंने अर्थ माना हुआ है, सेकेंड बॉडी को मैंने मून माना हुआ है, दोनों का मास मैंने स्टेब्लिश कर दिया। एंड देन इसके बाद आपको पता है कि इन दोनों के बीच का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल R मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G का G ही रहेगा, m1 की वैल्यू कैपिटल M है, या मास ऑफ अर्थ लिख सकते हो me, मास ऑफ अर्थ, me का मतलब मास ऑफ अर्थ, और इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ मून। आप लिखिए या नहीं लिखिए, समझ रहे हैं, आप लिखिए या फिर ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका मास क्या रखा हुआ है, कैपिटल M हो गया, और m2 की वैल्यू कितना है, स्मॉल m है, m2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m है। तो स्मॉल m अपॉन रेडियस को किसके इक्वल किया है, कैपिटल R के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। कोई डाउट है, ध्यान से देखना, मैंने एक क्या किया है, दो पिंड लिए हुए हैं, कोई भी दो बॉडी ली हुई है, वो दो बॉडी क्या है, अर्थ और मून लिया हुआ है। हम जानते हैं मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अगर ये चक्कर लगाता है तो इसका मतलब इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स होगा। और अर्थ और मून एक दूसरे से सट कर चक्कर नहीं लगाते, वो कुछ दूरी पर लगाते हैं। तो ये जब चक्कर लगा रहा था, जितनी दूरी इनने कवर की थी, जितनी दूरी इन्होंने छोड़ी हुई थी, हमने उसका रेडियस कितना ले लिया, कैपिटल R ले लिया। अर्थ का मास कैपिटल M है, जबकि मून का मास कितना ले लिया, स्मॉल m ले लिया। तो अब हमने इस बॉडी के संपूर्ण इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु के भारीपन की या भार वाले, वेट वाले वस्तु की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma होता है। और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल g हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, तो F की वैल्यू कितना है, mg है, m इंटू जी। तो यहाँ कर सकते हो इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मास इसके मास से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मास से मास कैंसिल हो गया तो इसका मतलब g इज इक्वल टू क्या बचा, gm अपॉन r स्क्वायर। तो यही होता है स्मॉल g एंड कैपिटल G में रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल है हमारा, और न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा है देखिएगा, ऑन द मून सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, g से, तो 1.67 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो।
इसके बाद दिया है इफ द रेडियस ऑफ द मून, किसका, मून का रेडियस, मून का रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द मून कैलकुलेट करना, मास मतलब m निकालना है आपको। ध्यान से देखा, ग्रेविटी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल g से, मास को m से लिखते हैं, जबकि रेडियस को r से। तो अभी हमने स्मॉल g एंड कैपिटल G के बीच रिलेशन पढ़ा था, तो g इज इक्वल टू Gm अपान r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। स्मॉल g की वैल्यू कितना दिया गया है इसमें, 1.67 इज इक्वल टू, g की वैल्यू हमेशा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ये फिक्स वैल्यू है इसकी, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है। m की वैल्यू कितनी होती है निकालना है आपको, एंड r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 7.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये इससे आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा कि डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वेरी गुड। 1.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, और बचेगा कितना इक्वलिटी पर 6.7 इंटू 10⁻11, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m बचा। ठीक है, यही बचा हुआ है, आप मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 1.67 इंटू 7.4 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5476, मतलब 2 पॉइंट पर, 2 डिजिट पर क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, पावर, पावर कितना आएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू यम बचेगा, तो यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर सभी वैल्यूज इधर आएंगी, तो सभी वैल्यूज इधर आने के बाद कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 54.76 इंटू 10⁻12 अपान 6.7, यही हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इसके बाद हम इन दोनों डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 10⁻11 है, तो मल्टीप्लाई करो 54.76 इंटू 1.67, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना कुछ आएगा, कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 2 इधर है 2 इधर है 4, 1 2 3 4 आएगा 91.4492 अपान 6.7, ये हो जाएगा। पावर को सभी को ऊपर कर लो, पावर को सभी को क्या कर लेंगे ऊपर, 10⁻12 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यम, बिकॉज यहाँ -11 था, ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस का 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है और यहाँ 1 है, तो इसको भी ऐसे ही 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 बढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा 914492 अपान 67000 इंटू 12 में 11 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 23 इज इक्वल टू यम। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो मास ऑफ द
क्या हो जाएगा, मून है कि अर्थ है, किसका मास निकाल रहे हैं हम, मास ऑफ द मून, वो मास ऑफ द मून निकल जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। आपको जी एंड जी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद आपको ये वैल्यू रखनी है एंड देन इसका फाइनल आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका वही लगेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, यही लगेगा। ठीक है, g की वैल्यू आपको निकालना है, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास आपको दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपान रेडियस कितना है 6.4 का इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है, इसमें आपसे बहुत कुछ नहीं पूछा है, बस आपको मल्टीप्लाई करके पावर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। आई होप अब आपका 2-3 और टॉपिक बचा है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एंड इसके बाद फ्री फॉल हो गया, यही 2-3 टॉपिक और हैं, बस कल आपका ग्रेविटेशन खत्म।